आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10वीं के कवि परिचय, जो महत्वपूर्ण कवि परिचय हैं, उनमें से सुधा जी का आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में इनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो चलिए सुधा जी का हम सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय पढ़ने से पहले हम जीवन परिचय को समझेंगे। तो जीवन परिचय में क्या लिखना है, कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय में कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती है, जिसमें ही आपको नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि उनका जन्म कहाँ पे, कौन से सन में हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, उसके बाद उन्होंने आगे पढ़ाई में क्या किया, और उनका फिर निधन कब हो गया। आखिर में केवल निधन आपको लिखना है, निधन का सन, यानी कि उनकी मृत्यु कब हो गई। ठीक है, बस केवल यही बातें आपको जीवन परिचय में लिखना है, और इन्हीं बातों से आपको पूरे के पूरे जीवन परिचय में नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो इस तरह से आपको पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय की। तो सुधा जी का जन्म आगरा के पास रुनकता में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। तो सुधा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा के पास रुनकता यानी कि गौघाट में हुआ था, सन कौन से 1478 ईस्वी में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है उनके जन्म स्थान के बारे में कि उनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास जो सीही नामक गांव है वहाँ पे है। यदि आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो ये भी आप लिख सकते हैं सुधा जी का, पर ये लिखेगा तो परफेक्ट रहेगा कि सुधा जी का जन्म आगरा के पास रुनकता में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। आगे भी आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। एक बार सुदास ने एक पद गाकर सुनाया। एक बार क्या हुआ, सुदास जी ने एक पद गाकर सुनाया तो वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न यानी कि खुश हो गए उनके पद को सुनकर, और उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाकर, यानी कि वो जो वल्लभाचार्य जी थे वो उनके पद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद उन्होंने उनके हाथों में श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। मंदिर की सेवा चाकरी उनके हाथों में दे दी। अष्टछाप के कवियों में सुदास का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वल्लभाचार्य जी के पास और भी कवि ने कि शिष्य पढ़ते थे, लेकिन शिष्य पढ़े जिसके बाद ही वो कवि बने। तो इस तरह के जो सुदास जी हैं उनकी बराबरी के और 7 शिष्य और थे, और इनको मिलाकर पूरे 8 थे। तो 8 शिष्यों में से इनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। किनका? सुदास जी का। ठीक है, तो कवियों अष्टछाप के कवियों में सुदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कृष्ण यानी कि उनकी जो बाल लीलाएं थी उनका उन्होंने आर्थिक वर्णन किया। सन 1583 में गोवर्धन के पारसोली, ये पारसोली है, यहाँ पर पारसोली गांव में उनका निधन हो। तो कौन से सन में इनका निधन हो गया? 1583 में। कहाँ पे? गोवर्धन के पारसोली नामक गांव में। ठीक है, तो यह है इनका जीवन परिचय। देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है सुदास जी का जीवन परिचय। सुदास जी का जो जन्म है वो आगरा के पास एक रुनकता गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। आगे आप लिख सकते हैं कि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास जो सीही नामक गांव है, सीही नामक एक गांव का नाम है, उसमें उनका जन्म मानते हैं, यानी कि वहाँ पर इनका जन्म स्थान है। एक बार सुदास ने एक पद गाकर सुनाया और वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको अपने शिष्य बनाकर श्रीनाथ के मंदिर के कीर्तन की सेवा
सौंपदी और अष्टछाप के कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कृष्ण लीलाओं का आर्थिक वर्णन किया है और सन 1583 में गोवर्धन के पारसोली गांव में इनका निधन हुआ। ठीक है, सन में आपको अच्छे से आ गया होगा इनका जीवन परिचय, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। अब हम देखेंगे इनकी रचना। देखिए, यदि आप एमपी बोर्ड के छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एमपी बोर्ड में आपका जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकतर अभी तक जो मैंने देखा है उसमें जीवन परिचय अभी तक नहीं पूछा गया है। केवल आपसे उनकी 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आपको भाव पक्ष, कला पक्ष दे दिया जाएगा और एक साहित्य में स्थान। तो इतना फोकस आपको नहीं करना है इनके जीवन परिचय पे, फोकस किस पे करना है, इनकी रचनाओं पे। ठीक है, तो आपको रचनाएं, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं। देखिए, बहुत ही सरल है, जैसे कि इनका जीवन परिचय सरल है उसी तरह से इनकी रचनाएं भी बहुत ही सरल है। तो रचना है पहली सुरसागर, दूसरी सुरसरावली, तीसरी साहित्य लहरी। आपसे केवल 2 रचनाएं पूछी जाएगी, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा लिखनी है। हमेशा कोई सा भी प्रश्न, विशेषता वाला प्रश्न हो या अंतर वाला प्रश्न हो, यदि वहाँ पर आपसे 2 पूछ रहा है तो आपको 3 लिखना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में। आपको जहाँ पर 2 पॉइंट पूछा जाए वहाँ पर आपको 3 पॉइंट लिखना है। तो इसी तरह से आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएगी, आपको 3 करना है। क्या जा रहा है 3 रचनाएं लिखने में, एक कर लो, 2 यहाँ पे आप कर रहे हैं तो एक और करने में आपको क्या अर्ज है, तो आप एक और कर लो। तो देखिए, पहली क्या है सुरसागर, दूसरी सुरसरावली, तीसरी क्या है साहित्य लहरी। कंप्लीट आप आसानी से इसको कर सकते हैं और बहुत ही सरल है। ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद है। देखिए, सूरदास जी की है तो इनकी रचनाएं भी देखिए इनके नाम से ही शुरू हो रही है, सुर सरावली, दूसरी भी सुर सरावली, सॉरी सुर सागर है ये, सुर सागर, और ये क्या है सुर सरावली, और एक है आपकी साहित्य लहरी। चलिए आगे है इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न। काव्यगत विशेषताओं के नाम से एमपी बोर्ड में अब पूछा जाता है। पहले के सिलेबस में क्या था कि भाव पक्ष, कला पक्ष दे दिया जाता था, लेकिन अब केवल इनकी काव्यगत विशेषताओं के नाम से पूछा जाता है, तो आपको भाव पक्ष, कला पक्ष ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे भाव पक्ष की हेडिंग डालना है इस तरह से। तो क्या है इनका भाव पक्ष, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। देखिए, अनन्य भक्त का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा मानते थे श्री कृष्ण को, उनकी ही भक्ति करते थे, उनकी भक्ति में ही लीन रहते थे। मानते थे तो दूसरे देवताओं को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये श्री कृष्ण को ही मानते थे और उनके ही भक्त थे, उनकी ही भक्ति में ये लीन रहते थे। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भाव का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस, ठीक है, यहाँ पर वात्सल्य रस आप कर सकते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी ने श्रृंगार रस के जो संयोग और वियोग प्रकार है, उन दोनों ही प्रकारों का इन्होंने वर्णन बहुत ही गहराई से किया है। ठीक है, तो बहुत ही सरल इनका भाव पक्ष है कि जो सूरदास जी है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, यानी कि सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते हैं। इनके काव्य में हमें भावों का सागर देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इस लाइन को कि इनके काव्य में भाव का सागर हमें देखने को मिलता है। लहराता था इस तरह से भी नहीं लिखना चाहते तो देखने को मिलता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
आगे है सुधा जी को वात्सल्य रस। ठीक है, एक आपका रस है ये वात्सल्य रस। इनको सम्राट कहा जाता है। सुधा जी ने जो श्रृंगार रस है, उनके जो संयोग और जो वियोग, दो रूप है, दो प्रकार है श्रृंगार रस के, उनके दोनों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इनका कला पक्ष है कि सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो क्या है इनका कला पक्ष कि जो सूरदास जी है, उनके काव्य में ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य हमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल है इनका कला पक्ष। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे है साहित्य में स्थान। तो देखिए इनका साहित्य में स्थान क्या है, क्या रहा है। तो सूरदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। अब इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो इनका वात्सल्य वर्णन भी अद्वितीय रहेगा, यानी कि अनंत। सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है। अब ये लाइन आप हर एक में लिख सकते हैं, कला पक्ष में भी, इसके बाद में भाव पक्ष में भी, और साहित्य में स्थान भी लिख सकते, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये लाइन है। जो इम्पोर्टेंट रहती है उसको ही अधिकतर लिखा जाता है। तो सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। अब देखिए, आप इतना बड़ा साहित्य विस्तार नहीं लिखना चाहते हैं, तो देखिए इस तरह से आप लिखिएगा। यहाँ पे इसमें से ये 2 लाइन आप कट करना चाहते हो, कट कर, कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइन आप कला पक्ष में लिख सकते हो, और हमने ऑलरेडी पहले से ही लिख दी है भाव पक्ष में। तो इतना आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे कि सूरदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगे यहाँ से इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इनके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। अब देखिए इस 2 लाइन से आप हर एक कवि का साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। केवल यहाँ पर आपको नाम हटाना है उस कवि का। जिस कवि का हमें साहित्य में स्थान लिखना है, केवल उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। यदि आपको तुलसीदास का लिखना है तो आप इस तरह से बोलेंगे कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। स्मरणीय का मतलब है कि याद करते रहेंगे, हमेशा ही इनको याद करा जाएगा। केवल इतना भी आप हर एक इन 2 लाइन से आप हर एक कवि का साहित्य में स्थान बना सकते, केवल मात्र इन 2 लाइन। और इन 2 लाइन के भी आपको नंबर मिलेंगे, 2 लाइन के भी, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो आप ये सिंपल सा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सूरदास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान, इस तरह यहाँ विशिष्ट भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है विशिष्ट स्थान। इस विशिष्ट स्थान है, और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया, उसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सूरदास जी का जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो जो आपके क्लास 10th के महत्वपूर्ण कवि परिचय हैं, ठीक है, वही मैं आपको इस चैनल के ऊपर पढ़ा रही हूँ। एक श्रृंखला चला दी है मैंने महत्वपूर्ण आपके कवि परिचय की, इनमें से ही आपके आ जाएंगे। केवल आप इनको ही कंप्लीट कर लीजिए, इनमें से ही आपके फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। आगे आपसे मिलते हैं हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट कवि परिचय के साथ।